आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में पधारे सभी भाइयों बहनों और मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। हम प्रतिदिन यह कार्यक्रम चलाते हैं। तो इसका महत्व आपको समझ में आना चाहिए। हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं कि आज समाज में जो सामान्य लोगों की स्थिति है, समाज के 90-95% लोग जिस प्रकार अभाव, अन्याय, शोषण और अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, वह किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह एक बहुत भयानक स्थिति भी कही जा सकती है, मानवता की दृष्टि से भी और एक सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष, खास से खास व्यक्ति की दृष्टि में भी, कि वह आंतरिक रूप से कभी भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता, कभी भी अपने को सुरक्षित और निरापद नहीं मान सकता और उससे हर समय चारों ओर अपने दुश्मन ही दुश्मन दिखाई पड़ेंगे। यह स्थिति आप खुद भी इसी प्रकार देख सकते हैं। अनेक लोग बार बार यह बात कहते भी हैं कि पता नहीं आज कोई सच्चा मित्र बचा भी है या नहीं बचा है। भाइयों से लेकर सगे संबंधियों और माँ बाप के साथ भी जो सहजता के संबंध, जो आत्मीयता और प्यार के संबंध होने चाहिए, उनका अभाव सा हो गया है। और अगर आप देखें तो कहीं पर भी देख लीजिए वही दृश्य दिखाई पड़ता है। कल हमारा गणतंत्र दिवस था। गणतंत्र दिवस की अगर हम व्याख्या करें तो उस दृष्टि से तो यही माना जाएगा कि यह जो कुछ है, हमारे देश में जो कुछ है, उसे वहां यहां के सब लोग चाहते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार ही सारा काम हो रहा है। लेकिन इच्छा के अनुसार अगर काम होता तो फिर इतने ज्यादा लोग भूखे क्यों मरते? हालांकि आप कह सकते हैं कि आज तो कोई भूखा मर ही नहीं रहा है, इस प्रकार कुछ लोग कहते भी हैं। लेकिन जो गंभीरता से सामाजिक स्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि समाज में वह न्याय की स्थिति, वह सुख शांति की स्थिति, वह आत्मीयता की स्थिति यदि नहीं है तो फिर कौन सा लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है? अभी आप भी सुन रहे होंगे, अभी रेलवे की भर्ती हमारे देश में होनी थी, उसका रिजल्ट आया भी नहीं था कि भयानक एक असंतोष की आग फैल गई। और उसमें जिस रेल की सेवा के लिए भर्ती होने वाले लोग उसमें अपनी रोजी रोटी खोज रहे थे, उन्होंने ही रेलवे की संपत्ति को आग लगानी शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जिस प्रकार से उसे काबू पाया, वह भी कोई अच्छा दृश्य नहीं था। किसे अच्छा लगा यह देखकर स्थिति? अब इसमें आप गणतंत्र की दुहाई देते रहे, गणतंत्र का घोल पिलाते रहे, लेकिन अगर गणतंत्र होता तो ऐसा होता क्या? वास्तव में आप अगर इसका कारण खोजेंगे तो यह असंतोष
छोटी सी चिंगारी लगते ही भड़कता क्यों है, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। इस भड़कने का कारण यही है कि समाज में हर तरफ एक असुरक्षा का माहौल है, अपने को बचाने का माहौल है, और अगर यह लंबे समय तक रहता है तो समाज के लिए कितना भयावह दृश्य हो सकता है, इसकी केवल कल्पना हो सकती है। इसलिए बंधुओं, हम जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं इसकी पूरी गंभीरता से सोचिए कि जहां सब लोग एक दूसरे से विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सद्भाव पूर्वक कोई भी काम न कर सकें, जहां एक मैतक्यता की स्थिति न हो, तो फिर क्या कुछ लोगों की दादागिरी, कुछ लोगों की मनमानी और कुछ लोगों का अत्याचार सामाजिक व्यवस्था का आधार हो सकता है? और यदि नहीं हो सकता तो फिर यह प्रश्न भी उठता है कि आखिर क्यों, गड़बड़ क्या है? कोई भी चिंगारी जो आज पैदा हो रही है, मूलतः अगर आप इसके अंदर में जाएं तो एक अभाव की स्थिति है। हर व्यक्ति सुखी जीवन के लिए जितनी आवश्यकता धन की महसूस करता है, उसे प्राप्त करने के लिए वह पूरा प्रयास तो करता है। उसमें जितनी बुद्धि, युक्ति, अकल होती है उसका पूरा उपयोग करता है, लेकिन सबके हित एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सभी लोग व्यावहारिक दृष्टि से शत्रु बन जाते हैं। और आप देखेंगे कि समाज में रोजगार का एक गंभीर संकट है। कभी रोजगार का यह संकट आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज रोजगार का यह संकट पूरी दुनिया में चारों ओर दिखाई पड़ता है। भारत में भी यह स्थिति कितनी भयावह है, यह इस प्रकार से थोड़ा सा अवसर पाते ही जो चिंगारी भड़कती है, इसे देखते ही समझ में आता है। रोजगार की यह समस्या यह कितनी भयावह है, इसे कोई बेरोजगार व्यक्ति ही समझ सकता है। कितने लोग इस प्रकार की अपनी कोशिश में विफल होने के कारण अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। कभी उन्हें माँ बाप के द्वारा जो परिश्रम किया गया पढ़ाने में, लिखाने में, खड़ा करने में, उसे लेकर अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं, क्योंकि सारी योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद भी अगर नौजवान बालक को चारों ओर कहीं पर भी आय का कोई स्रोत नहीं दिखाई पड़ता, तो वह निराशा के गर्त में जाना स्वाभाविक है। तो फिर समाज के पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि हर व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक जिस अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं, जिस सुरक्षा को हम जन्म से और मृत्यु तक अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना चाहते हैं, वह क्यों नहीं हुई और इसे प्राप्त करने का रास्ता क्या है? तो बंधुओं, आप दुनिया को चाहे जिस भी दृष्टि से देख लीजिए, उसी शांति का अभाव है। आप रूस और यूक्रेन की स्थिति देख लीजिए, उसकी स्थिति को देखकर समाज में एक नया भय पैदा हो रहा है कि अब तीसरा विश्व युद्ध न जाने कब भड़क उठेगा, और इस बार यदि यह युद्ध भड़का तो स्थिति क्या बनेगी? इतने गंभीर और विनाशकारी अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण हो चुका है और उनकी भारी मात्रा कुछ देशों के पास एकत्र है, जिनमें सबसे आगे रूस, और
उसी के समकक्ष अमेरिका, चीन और भारत की गिनती तो मैं समझता हूं अभी कहीं नहीं है। इन अत्यंत मारक हथियारों की ताकत के बल पर समाज में रोज नए से नए समीकरण और समस्याएं बनती बिगड़ती रहती हैं। इन सब के बीच मानवता कब तक सुरक्षित है कहा नहीं जा सकता। और यदि हम चाहते हैं कि मानवता हमेशा सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित हो, तो फिर उसका रास्ता क्या है? तो बंधुओं, आज हम जो ज्योति जलाना चाहते हैं, आर्थिक न्याय की ज्योति जलाना चाहते हैं, वह वास्तव में केवल भारत की दृष्टि से नहीं बल्कि पूरी दुनिया और पूरी मानवता की रक्षा के लिए आवश्यक है। हमारा बहुत ही छोटा सा सूत्र पूरी समस्याओं का, सारी ज्ञात अज्ञात और पैदा होने वाली समस्याओं का भी बहुत अच्छी तरह समाधान कर सकता है। और आप विचार करिए, क्या असली गणतंत्र, असली लोकतंत्र वही नहीं है? और यदि आपने इस दृष्टि से विचार किया या दूसरा कोई भी पहलू आपके ध्यान में आएगा, तो आप उस सब की दृष्टि से, जब आप सारे लोगों की सहमति के आधार पर सच्चे समाधान की दृष्टि से विचार करेंगे, तो आर्थिक न्याय की यह कसौटी पूरी तौर पर आपको खरी दिखाई पड़ेगी। तो बंधुओं, हमारा तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप चाहे जिस दृष्टि से भी विचार करें, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दायरे में विचार क्यों न करें, हर दृष्टि से जो हम कह रहे हैं, जो आर्थिक न्याय के लिए जो नए विचारधारा का सूत्रपात हम कर रहे हैं, वह कहीं पर भी खोटा या छोटा दिखाई नहीं पड़ेगा। हमारा कहना क्या है? सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। यह समानता का सूत्र कभी भी किसी व्यक्ति के ताकत, उसकी योग्यता, क्षमता या अक्षमता के आधार पर निर्धारित नहीं होता, बल्कि अगर हम व्यापक दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारा कहना है कि औसत संपत्ति का अधिकार हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। कुछ लोग इसे वोटर पेंशन से जोड़कर देखते हैं, और वोटर पेंशन में संक्षिप्त रूप में कहूं कि जब व्यक्ति वोटर बनता है, तो ये वोटर बनने की बात कब है? 18 वर्ष का। भारत में 18 वर्ष का व्यक्ति जब वोटर बनता है, तब उसे अगर वोट डालने का अधिकार मिलेगा, और उसके बाद यह आर्थिक अधिकार मिलेगा, तो पूरा 18 साल पूरे होने तक वह जीवन का विशेष अत्यंत महत्वपूर्ण समय समाप्त हो चुका रहेगा। और तब जो गरीब मां बाप के घर में पैदा होगा, उसका क्या हाल होगा? आप समझ सकते हैं कि अमीर घर में पैदा होने वाला व्यक्ति जन्म के साथ ही सारी सुविधाएं सहज रूप से प्राप्त कर लेता है, लेकिन गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति 18 साल का होने तक तो न खान पान की दृष्टि से, न पालन पोषण की दृष्टि से, न शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से, न योग्यता और अयोग्यता की दृष्टि से सक्षम हो पाएगा। तब वह अनेक लोगों से प्रतिद्वंदता में पहले ही पिछड़ चुका होगा, और वह अंत तक पिछड़ा ही रहेगा। इसलिए मैं आपको यह बात विशेष तौर पर समझाना चाहता हूं कि आप इसे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वीकार करिए। फिर वह व्यक्ति कहीं का भी क्यों न हो, आज पूरी दुनिया
एक छोटे से गांव का रूप ले चुकी है, क्योंकि आज दुनिया की कहीं भी होने वाली घटना की जानकारी पृथ्वी के दूसरे छोर पर या दूसरे ग्रहों तक भी चली जाती है। और जब ऐसा है तो फिर आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में होने वाली अशांति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। और इसीलिए आज यदि रूस और यूक्रेन को लेकर या यूरोप के अन्य देशों के बीच चीन, अमेरिका, भारत, रूस या अन्य अनेक लोगों के बीच जो युद्ध की स्थितियां बनती हैं, इनको ध्यान में रखकर आपको समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि जब तक औसत संपत्ति अधिकार की अवधारणा को बुनियाद के रूप में, मानवता की रक्षा की बुनियाद के रूप में, न्याय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको कभी भी यह स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी। और जो कुटिल बुद्धि के लोग हैं, अनेक प्रकार के मतभेद आए दिन खड़े करते भी रहते हैं, कभी स्त्री पुरुष का, कभी जाति के नाम पर, जाति गणना के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी दलबंदी के नाम पर, इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। लेकिन समाधान के सूत्र के रूप में यदि कुछ बात निकलती है तो वह औसत संपत्ति अधिकार के आधार पर अगर न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया जाए तो वह न्याय की जो परिभाषा हम लोग कर रहे हैं वह सब लोगों को सुखी रख सकती है, संतुष्ट रख सकती है, भय मुक्त और अभाव मुक्त जीवन दे सकती है और सभी लोगों को सहज रूप से समानता, सम्मान, सुरक्षा, संतुष्टि और आत्मीयता के दृढ़ बंधन में बांध सकती है। और इसीलिए हमें इसके महत्व को विशेष तौर पर समझना चाहिए और उसी को प्राप्त करने के लिए चारों ओर से प्रयास शुरू होने चाहिए। बंधुओं, इसमें कोई भी विसंगति यदि दिखाई पड़ती है तो आपको जरूर उससे दृष्टि में रखना चाहिए, क्योंकि यह आवश्यकता अब केवल भारत की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की आवश्यकता है। और कहीं ऐसा न हो कि विज्ञान की यह उपलब्धि यही हमारे लिए विनाशकारी न हो, क्योंकि आज जो रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई है उसका प्रमुख कारण नई अनेक प्रकार की खोजें हैं, अनेक प्रकार की मशीनें हैं और उन मशीनों की क्षमता मनुष्य की क्षमता से बहुत कई गुना, हजारों गुना तक भी अधिक है। अर्थात एक मशीन जब किसी कार्य को करने लगती है तो वह सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर देती है। एक दृष्टि से तो यह काम ठीक हो गया कि जिस उपभोग की आवश्यकता थी उस उपभोग के वस्तु की बेशुमार उपलब्धि आपके पास है। आपको अब उपभोग के लिए किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन उसका वितरण क्या होगा? वितरण नहीं हुआ, और वितरण नहीं हुआ तो कुछ लोगों के पास सारा जखीरा इकट्ठा हो गया और बाकी लोग अभाव की स्थिति में भूखे मरने को विवश हो गए। यही तो सबसे बड़ा संकट है। और यदि आप न्याय में विश्वास करते हैं, नैतिकता में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं और मानवता की रक्षा में अगर आप आंतरिक तौर पर स्वीकृति महसूस करते हैं तो फिर आपको औसत संपत्ति अधिकार की अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए और औसत से अधिक संपत्ति के लिए व्यक्ति को समाज का कर्जदार मानना चाहिए और अधिक
संपत्ति के लिए उसके ऊपर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए। यह इतनी गहरी बात है कि आप जब तटस्थ होकर एकाग्रचित्त होकर अच्छी से अच्छी कल्पना के आधार पर जब आप इस बात पर विचार करेंगे तो इस बात का सत्य, गंभीर सत्य और न्याय की स्थिति ये इसके आपको दिग्दर्शन होंगे। फिर आप चाहे जिस भाव में क्यों न जीवित रहते हो, आपके मन में ऊंचे से ऊंची चेतना के विकास की बात आती हो, लेकिन ऊंचे से ऊंची चेतना के विकास के लिए भी हर व्यक्ति जब भौतिक जरूरतों की दृष्टि से संपूर्ण हो जाएगा, कोई अभाव उसे नहीं दिखेगा, तो वह ऊंची से ऊंची कल्पना की उड़ान अवश्य भरेगा और मानवता के हित में वह सबसे अच्छी स्थिति होगी। इसलिए बंधुओं, आज के इस सीमित संक्षिप्त आज इस कार्यक्रम में मैं फिर आपको इसी बात के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता महसूस करता हूं, और आप भी अगर इससे सहमत हों तो अवश्य इस दिशा में कदम बढ़ाएं और समाज के हर व्यक्ति को धीरे धीरे समझाने की अपनी जिम्मेदारी आप जरूर पूरी करें। अधिक से अधिक हमारी बात को शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिखें, और जब अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करेंगे तो आप जरूर बात को दुनिया के हर छोर तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज देखा जाए तो विज्ञान की इस उन्नति के कारण यह कठिन काम बहुत सरल भी हो चुका है, और समाज की जो भयावह स्थिति बन रही है उसे देखते हुए यह जल्दी से जल्दी पूरा हो तो हम विश्व शांति का एक स्थायी उपदेश, एक स्थायी रास्ता सब लोगों के लिए निकाल सकते हैं, जिसमें कोई कमजोर से कमजोर, अज्ञानी से अज्ञानी, नासमझ से नासमझ व्यक्ति भी एक बहुत बड़े परिवार में जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहता है, उसी तरह सुरक्षा और शांति के साथ अपना जीवन बिता सकेगा और सब लोग सकारात्मक दृष्टि से सब कुछ देखेंगे और सब एक दूसरे के हित के लिए काम करेंगे। यही एकमात्र स्थायी शांति का रास्ता है, स्थायी सुख का रास्ता है, और उसी की ओर हमें प्रवृत्त होना चाहिए। उसी को जल्दी से जल्दी समाज में धरती पर उतारने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए। इतनी बात कहकर मैं फिर से सब भाइयों को, बहनों को, इष्ट मित्रों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।